नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की खास खबरें। एशिया के बाजारों से मिले जुले संकेत। जापान में खराब आंकड़ों से निक्केई में सपाट कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी करीब 20 अंक ऊपर चढ़कर 8437 के पार। और ब्याज दरें अभी नहीं बढ़ने की उम्मीद में अमेरिकी बाजारों में हल्की तेजी। पहली तिमाही के नतीजों से पहले निवेशक सतर्क। डाउ S&P 0.25% चढ़े। और कच्चे तेल में बड़ी गिरावट। नाइमेक्स पर कच्चा तेल 1% गिरा। ब्रेंट क्रूड $56 के करीब। उत्पादन बढ़ाने के लिए ईरान की 6 बड़े उत्पादक देशों के साथ करार पर बातचीत। और JSPL और वाल्को को दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत। दोनों कंपनियों के खिलाफ कार्टलाइजेशन के सबूत नहीं। कोर्ट ने CIL की अगली सुनवाई तक कोयला ब्लॉक के लिए सिर्फ बनाया कस्टोडियन। और इंडिगो एयरलाइंस की पब्लिक इशू लाने की तैयारी। मई में सेबी को दे सकती है अर्जी। IPO से 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। रेलवे के कायाकल्प का पूरा एक्शन प्लान तैयार। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, माल ढुलाई में सबसे बड़ी ग्रोथ का दावा। और एप्पल के CEO टिम कुक ने किया अपनी सारी संपत्ति दान करने का फैसला। कुक 4800 करोड़ का करेंगे महादान। सबसे पहले नजरें रहेंगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और नया हफ्ता ट्रेड का, जहां पर पिछले हफ्ते हमने देखा है मुनाफा वसूली हावी थी। एसजीएक्स निफ्टी आज देखिए लगभग 20 अंकों पर 8444 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा है शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। सेंसेक्स पिछले हफ्ते जहां पर 2.8% टूटा, वहीं निफ्टी में भी करीब 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते फाइनेंशियल क्लोजिंग है लगातार, उसके बाद कई छुट्टियां भी आने वाली है। इस वजह से बाजार में सुस्ती बने रहने की आशंका दोबारा जताई जा रही है। जाहिर है लंबी छुट्टियों के चलते ट्रेडर्स पोजीशन हल्की कर सकते हैं और बाजार में आगे और भी हम देखेंगे मायूसी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में विदेशी संकेतों से कितना मिलेगा सहारा? गिरते बाजार में क्या हो आपकी रणनीति? कैसे खुलेंगे आज के मार्केट्स? इन सभी मुद्दों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, रिसर्च हेड आशीष वर्मा और मार्केट एनालिस्ट अमित चौहान। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सबसे पहले चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताइए आशीष, क्या स्थिति दिख रही है? फाइनली पॉजिटिव क्यूज देखने को मिलेंगे। आपको याद होगा बीते हफ्ते लगातार 4 दिन अमेरिकन मार्केट्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे, लाल निशान में बंद हुए थे। फाइनली फ्राइडे को एक रिस्पाइट आई है। अमेरिकन मार्केट्स में 1/4 से आधे % के आसपास का उछाल था। इनफैक्ट दिन के जो हाई पॉइंट्स थे वहां पे जाके अमेरिकन मार्केट ने फाइनली क्लोज दर्ज करा। आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फेड चेयर जैनेट येलेन के बयान आने थे। सैन फ्रांसिस्को में वो एक मीट अटेंड करने वाली थी और वो क्लोजिंग बेल से जस्ट पहले वो मीट थी। वहां से पॉजिटिव क्यूज आए और इसीलिए हमने देखा फैग एंड में बाजार के आखिरी सत्रों में उछाल देखने को मिला। जैनेट येलेन के बयान जो थे वो फिर से कॉशियस साउंड कर रही हैं। अप्रैल में जो अर्निंग्स आने वाली हैं उससे पहले कोई हिंट नहीं दिया उन्होंने कब वो पहली हाइक दरों में बढ़ोतरी अमेरिका में आएगी। इनफैक्ट उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो पेस ऑफ हाइक होगी वो आगे चलते हुए ग्रेजुअल होगी और शायद इस साल के अंत तक वारंटेड होगा कि एक दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो फिर से डविश साउंड करती हुई और इन्वेस्टर्स ने ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करी, इसीलिए उछाल था। लेकिन हालांकि मैंने आपको शुरुआत में कहा था बिल्कुल एंड में जाके फेड की बयान आए थे, उससे पहले अमेरिकन मार्केट चॉपली ट्रेड कर रहे थे क्योंकि वहां पे वाकई नर्वसनेस है इन रिजल्ट से पहले। क्योंकि ध्यान रखें डॉलर पिछले 6 महीनों में 13% के आसपास का उछाल दिखा चुका है और वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अमेरिका में वेग करेगा। लेकिन नेट अमेरिकन मार्केट से पॉजिटिव क्यों आते हुए, लेकिन यूरोप पूरी तरह से मिक्स था। वहां पर ध्यान रखें जर्मनी और फ्रांस के बाजार में हमने देखा 1/4 से आधे % के आसपास का उछाल देखने को मिला। लेकिन लंदन का जो फुटसी था वो आधे % के आसपास का दबाव दिखा रहा था। मिक्स ट्रेंड यहां पे नजर आएगा आपको बेंचमार्क्स में। इनफैक्ट जो तमाम फेरी में मार्केट्स थे वहां पे भी मिक्स ट्रेंड देखने को मिले। कोई क्लियर कट वहां पे आउटकम नजर नहीं आया। तो वहां पे हरे और लाल निशान के साथ ही मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। एशिया इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते क्योंकि कई सारे नंबर्स आने वाले हैं, कई सारे आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं और कई लोग नजरें बना के बैठाए हुए हैं कि शायद मॉनेटरी ईजिंग जल्द आती हुई नजर आए इन आंकड़ों के बल पे। आज सुबह जापान के इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े आए जो कि कमजोर थे, जो दिखा रहे हैं कि जापान में रिकवरी अभी भी स्ट्रगल होती हुई नजर आ रही है। इसलिए निकाई बहुत ही मामूली हल्की बढ़त के साथ कामकाज करता हूं। हालांकि एक्सपेक्टेड थे ये नंबर्स, लेकिन क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स हमने पॉजिटिव क्यूज पिकअप करें इसलिए आपकी स्क्रीन पर मिक्स
ट्रेड्स अक्रॉस द एशियन पैक देखने को मिलेंगे और एसजेएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि शायद इस ट्रंकेटेड वीक की इस छोटे हफ्ते की शुरुआत लेकिन हल्के और निशान शायद 1/4% की बढ़त के साथ फाइनली होती हुई नजर आए। मामूली सी बढ़त एसजेएक्स निफ्टी पर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से माहौल थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, लेकिन इसका कितना फायदा भारतीय बाजारों को वाकई में मिल पाएगा? अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जैसे आशीष ने भी कहा और हम सुबह से कह रहे हैं कि एक छोटा हफ्ता है, उस बीच फाइनेंशियल क्लोजिंग भी होगी कल। इस हफ्ते क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है असरदार रहेगी? इस हफ्ते कम वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे हर्षदा, और पार्टिसिपेशन भी कम होगा। 2 वजह। वैसे अगर आप देखें तो जो कुछ भी मार्च के महीने में जो बिकवाली का प्रेशर होना था कमोबेश वो खत्म हो चुका है पिछले हफ्ते, क्योंकि अब नए सेटलमेंट्स शुरू होते हुए दिख रहे हैं, जिनका जो सेटलमेंट होगा वो अप्रैल के महीने में होता हुआ नजर आएगा। तो वो नया फाइनेंशियल ईयर एक तरह से बाजार के लिए शुरू होता हुआ दिखेगा कल से। लेकिन उससे पहले चूंकि एक तो लंबा वीकेंड है और मार्च के अंत में वैसे भी आप कैश फ्लोज कम होते हुए देखते हैं, तो उस लिहाज से ये शुरू के 3 दिन जो है हफ्ते के, यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी और जो कुछ एक्शन जो होगा वो डिलीवरी बेस्ड खरीदारी या बिकवाली का थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। तो ये हफ्ता अब भी थोड़ा सा ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन कम होगा, इन्वेस्टर्स का कम होगा। लंबे वीकेंड से काफी फंड मैनेजर्स पिछले हफ्ते तक अपने काम निपटा कर लंबी छुट्टियों पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो फुल फ्लेज एक्शन जो होगा बाजार में वो अब अप्रैल के दूसरे हफ्ते से होगा और 7 अप्रैल को पॉलिसी भी आनी है। तो पूरी तरह से आपको वॉल्यूम्स लौटते हुए नजर आएंगे। पूरी तरह से बाजार में पोर्टफोलियो की चर्निंग, रोटेशन, वो सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये 2-3 दिन जो है अब ट्रेडिंग सेशन जो बचे इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च के पहले, यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन लिमिटेड रहेगा। थोड़ा ठंडा कारोबार आप कह रहे रहेगा अनिल, लेकिन आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है रहेगी रेडार पर? क्योंकि कई लोग होंगे जिन्होंने, शायद लॉन्ग टर्म निवेशक है जिन्होंने बिल्कुल पोजीशंस अपनी हल्की नहीं की है, तो क्या कुछ मुनाफा वसूली के लिए माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म सोच रहा है अब भी खरीदारी के मौके हैं, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय क्यूज देखकर? अगर आप हफ्ते 10 दिन के बियॉन्ड का व्यू ले रहे हैं तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं कि, और अगर आप मार्च के अंत में आपके पास लिक्विडिटी है तो फिर ये अच्छे लेवल से कुछ स्टॉक्स जो अच्छा करेक्ट हो चुके हैं, मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स जो क्वालिटी में अच्छा है, वहां पर खरीदारी के डेफिनेटली मौके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बाजार में आपको वॉलेटिलिटी भी शायद थोड़ी सी कम होती हुई दिखे। जहां तक आज का सवाल है, 8300 पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा और इस सीरीज की शुरुआत में 8200 अगला बड़ा बेस बनकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 लेवल्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 8300 के आसपास का अहम होगा। अपसाइड कितनी बन सकती है? 8400 से लेकर 8450। इनफैक्ट अगर वायदा कारोबार के आंकड़े आप देखें सीरीज के पहले दिन, तो वो काफी इंटरेस्टिंग रुझान दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 8400 का लेवल बुल्स और बियर्स के लिए टसल के तौर पर दिख रहा है। तो अगर 8400 के पार निकलकर एक क्लोजिंग होती हुई दिखे तो फिर आप ये कहेंगे कि जो एक बड़ी मंदी का माहौल पिछले 8-9 सेशन से बना हुआ था, वो अब कहीं न कहीं उस पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको 8400 को पार करना काफी अहम होगा। कैश मार्केट में एफआईज की बिकवाली के आंकड़े आए, लेकिन सामने वायदा कारोबार में खरीदारी के आंकड़े हैं, तो आंकड़े उतने बुरे नहीं है। मैं समझ रहा हूं एक स्टेबल, थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है, जहां सीमित दायरे में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का माहौल हो सकता है। पुट कॉल रेशियो बता रहा है बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड है। ऐसे में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद अब न करें, जो कुछ होनी थी वो शायद मार्च की सीरीज में हो चुकी है। शुक्रिया अनिल। समित चौहान से जान लेते हैं कि तकनीकी तौर पर बाजार की दिशा क्या रहेगी। समित, गुड मॉर्निंग, क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, थर्सडे को हमने जो एक सेल ऑफ दिखा था, उसके बाद हमारा ये मानना था कि फॉर अ टाइम बिंग निफ्टी 8280 8250 के आसपास आ सकता है और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आके हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो निफ्टी की रेंज बन चुकी है 8250 ऑन दी लोअर साइड और हायर साइड 8400 से 8450 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम अभी ये रेंज के मिड पॉइंट पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है अराउंड 8370 8380, वहां पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। वहां पे सेलिंग प्रेशर आने का चांसेस ज्यादा है। तो एक 8420 का स्टॉप लॉस मान के शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट वापस 8300 का मान के चलिए। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट आइडियाज भी हो सकती है। इसलिए बाय आईओसी होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 338, टारगेट 356 और सेल साइड पे एचडीएफसी बैंक का एक माइनर बाउंस पे उसमें शॉर्ट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1037 का हो सकता है और टारगेट 1000 का मान के चल रहा है। एचडीएफसी बैंक में बिकवाली की सलाह, 1000 का टारगेट। वहीं आईओसी में कुछ खरीदारी का मौका दिखाई दे रहा है, तो वहां पर तेजी की पोजीशंस। लेकिन चार्ट्स पर समित को लगता है कि 8300 टेस्ट होगा। उस टारगेट के लिए आप कुछ हल्की शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु की रेलवे की कायाकल्प की क्या है तैयारी, ये आपको बताएंगे हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सिंधी से आवाज पर। आवाज एक्सक्लूसिव बातचीत में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया है कि रेलवे की कायाकल्प का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। सुरेश प्रभु का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति रेलवे में काम करने वाले लोग हैं और उन्हीं की मेहनत और कोशिशों से वो रेलवे का चेहरा बदलेंगे। हमारी जो पिछले 25-30 साल से जो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। ट्रैफिक बढ़ गया, उसी लाइन पे चल रहे, यानी हमारा मेरी शरीर वही है, वो मैं और थोड़ा या 40 पहले किलो हैंडल कर रहा हूँ, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, कुछ समय के बाद 40 से 70 तक मैं जा सका, बाद में तो मैं उसका वेट नहीं सह सकता हूँ, मैं गिर जाऊंगा। वो स्थिति में रेल आई थी। इसके लिए हम उसको भी करने के लिए डबलिंग, ट्रिपलिंग, सिग्नलिंग, मॉडर्नाइजेशन, ट्रैक रिन्यूअल, ट्रैक मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऐसी सारी चीजें करने की भी कोशिश करें। उसमें भी मैं आपको कहता हूँ कि जो हमने कहा था बजट में, वो अभी तो इम्प्लीमेंटेशन का समय 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही हर छोटे छोटे एक सेंटेंस के ऊपर भी एक्शन पॉइंट बन के हमारे लोग आज कह रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर आता हुआ सरकार की ओर से और काम शुरू हो चुका है रेलवेज की पूरी शक्ल बदलने का। वहीं देश में फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश को आगे बढ़ाते हुए सेबी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी कि IFC-SC पर नियमों में रियायत दी है। सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक विदेशी स्टॉक एक्सचेंज को भी गिफ्ट सिटी में अपनी सब्सिडरी खोलने की इजाजत होगी। सब्सिडी में 51% हिस्सेदारी एक्सचेंज रख सकते हैं। इन नियमों का मकसद दुबई और सिंगापुर की तर्ज पर जल्द से जल्द भारत में IFSC शुरू करना है। साथ ही सेबी ने इन सेंटर्स के जरिए फॉरेन फाइनेंशियल हब में इंडियन सिक्योरिटीज और रुपए में होने वाली ट्रेडिंग पर पैनी नजर रखने का भी ऐलान किया है। वहीं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो जल्द ही अपना IPO ला सकती है। IPO के माध्यम से कंपनी की लगभग 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसके लिए कंपनी मई तक सेबी को आवेदन दे सकती है। कंपनी ने IPO के लिए 6 मर्चेंट बैंकर से करार किया है। घरेलू एविएशन में इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 37% है। लेकिन कौन से शहरों में आज ट्रेड का मौका रहेगा जहां पर खबरों का भी असर देखने को मिलेगा? हमारे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च चैनल सोनम मेहता, ये बताने के लिए। सोनम नमस्कार। गुड मॉर्निंग। शुरुआत HDFC लिमिटेड के साथ करते हैं। एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर देखने मिलेगा जहाँ पे कंपनी का इंश्योरेंस कारोबार HDFC स्टैंडर्ड लाइफ एक IPO की तैयारी कर रहा है। ये IPO में पब्लिक को 10% का हिस्सा बेचा जाएगा। 2,400 करोड़ रुपए का IPO होगा जो दूसरी तिमाही में ही आता हुआ दिखाई देगा। सबसे अहम यह है कि HDFC लिमिटेड इस IPO से पहले स्टैंडर्ड लाइफ को 9% का कुछ हिस्सा बेचेगी, जिसके बाद स्टैंडर्ड लाइफ का हिस्सा कंपनी में 35% का हो जाएगा और HDFC लिमिटेड का हिस्सा 64% का हो जाएगा और कंपनी या फिर HDFC और थोड़ा हिस्सा बेचती हुई दिखाई देगी, जिसके बाद उनकी हिस्सेदारी 51% पे आ जाएगी। सबसे पहले HDFC लिमिटेड ही का काउंटर आपके रडार पे रहना चाहिए। फोर्टिस हेल्थकेयर के काउंटर पे नजर, जहां पे कंपनी सिंगापुर हॉस्पिटल को बेच रही है कॉनकॉर्ड मेडिकल सर्विसेज को। ये डील लगभग 250 करोड़ रुपए की होगी। 100% कैश ट्रांजैक्शन होगा और ये डील अप्रैल 6 तारीख को खत्म भी हो जाएगी। JSPS के काउंटर पे नजर रहेगा। जो कोल ब्लॉक एलोकेशन का जो पूरा केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी अगली सुनवाई अप्रैल 13 तारीख को है। अप्रैल 1 तारीख से दिल्ली हाई कोर्ट ने कोल इंडिया को अपॉइंट कर लिया है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के तौर पे, मतलब इन माइंस को ऑपरेट करने की अथॉरिटी अब कोल इंडिया के पास रहेगी अप्रैल 1 तारीख से। GMR इंफ्रा के काउंटर पे नजर, यहाँ पे कंपनी इस वित्त वर्ष में या फिर वित्त वर्ष 2016 में 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है अपने प्रोजेक्ट्स, अपने लैंड या फिर अपनी होल्डिंग कंपनी में कुछ हिस्सेदारी बेच के। गुलशन पॉली इस काउंटर में फंड एक्शन हुआ है। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी ने कंपनी के लगभग 6 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 250 रुपए प्रति शेयर पर। वही कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली हुई है। मृदुला जैन ने कंपनी के 6 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंपनी के लगभग 82 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वही अमनसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के 1 करोड़ 4 लाख शेयर्स बेचे हैं। वो तमाम शेयर आज नजर में रहेंगे जिनमें इम्पैक्ट डेफिनेटली ट्रेड में भी देखने को मिलेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या हाल है, कच्चे तेल की स्थिति कैसी दिख रही है और साथ ही साथ इसका असर भारतीय बाजारों के ट्रेड पर कैसे बनेगा, इसका जायजा लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। फोकस
यूएस कमोडिटी मार्केट्स में जहां पर कच्चे तेल में भारी गिरावट फिर से देखने को मिल रही है। नाइमेक्स पर कच्चा तेल का दाम करीब 5% गिरकर $48 के पास पहुंच गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड में आप देखिए ये $57 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते येमेन पर सऊदी अरब की हवाई हमले के बाद कच्चे तेल में जोरदार तेजी पिछले हफ्ते हमने देखा था आई थी। वहीं ब्रेंट क्रूड का दाम करीब $60 तक पहुंच गया था, लेकिन सप्लाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने से क्रूड की सारी गर्मी शांत हो गई है। याद रखिए यहाँ पर ईरान कुछ बड़े उत्पादक देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है कि यहां से आगे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। उसका ज्यादा असर आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा है, जो एशियन ट्रेड से संकेत मिले हैं। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है। रवि, पिछले हफ्ते तो येमेन वाला ट्रिगर था, लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि बड़े प्रोड्यूसिंग नेशंस मिलकर प्रोडक्शन को और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा प्राइसेस में? क्या कुछ और गिरावट संभव है? देखिए, इस समय अगर देखें तो सप्लाई को बढ़ाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर कंपनियों को जो लॉसेज हो रहे हैं, कंट्रीज को जो बिल है वो कम हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा करके वो शायद इस बिल को वापस से रिकवर कर सकें। यहाँ पर इसका अगर इम्पैक्ट देखें तो मुझे लगता है बहुत जल्द आपको इंटरनेशनली फिर से आपको $45 से $42 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो वापस से आपको 3000 तक के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भारतीय बाजारों में करीब 3000 तक के लेवल्स आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसीलिए माना यही जा रहा है कि आप आज फिर बिक्वाली करके चले, जैसे रवि कह रहे हैं। वहां पर सौदा मंदी का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जो कमोडिटीज हैं जो इनफैक्ट रवि के रेडार पर है, वो सोना है। वो भी आपके लिए हाजिर करते हैं कि क्या रणनीति सुझाई जा रही है। जहां पर हमने देखा है सोने में आज सुबह के कारोबार में 232 इनफैक्ट $3 तक की गिरावट देखने को मिली और पिछले सत्र में करीब ₹232 की गिरावट एमसीएक्स में थी। रवि, क्या सलाह होगी सोने में? सोने में भी इस समय सेल की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इनफैक्ट पूरा अगर देखें तो यहाँ पर लेवल्स के हिसाब से देखें तो आपको बहुत जल्द 26,400 से 26,350 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी करंट क्लोजिंग रेट है उन पे ओपनिंग में आप एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी रखिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 100 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें तो ज्यादा अच्छा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रवि हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बिक्वाली का दबाव यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में बना रहेगा, इसीलिए सोना हो या फिर कच्चा तेल दोनों में ही एक शॉर्ट की पोजीशन आपको लेनी चाहिए। आज ये रवि की ओर से फिलहाल सुझाव है। लेकिन SGX निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि स्थिति कितनी बेहतर दिख रही है पिछले हफ्ते के मुकाबले। लगभग 30 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। तो 8454 पर ओपनिंग ट्रेड की पूरी संभावना है। यही संकेत SGX निफ्टी की ओर से मिलते हुए दिखाई दिए हैं। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हैंगसेंग जैसे मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है आज सुबह सवेरे। लेकिन किन स्टॉक्स में आपकी नजर होनी चाहिए, कहां पर ट्रेड का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है, स्टॉक 2020 लेकर आएंगे नीरज। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और आज का बाजार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी शुरुआत अच्छी हो सकती है, लेकिन सेलेक्टर्स का भी मानना है कि बहुत कॉशियस ट्रेड रहना चाहिए क्योंकि छोटा हफ्ता है कारोबार के लिहाज से, तो इसलिए सस्टेन करना बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एक मिलीजुली स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी जहाँ पे शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों के ही स्टॉक्स होने चाहिए। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे, लेकिन स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा इंतजार, ब्रेक के बाद लौटते हैं।